अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, वह है प्लास्टिक और पर्यावरण, यानी किस प्रकार प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है। जब भी हम बाजार जाते हैं बच्चों, तो हमें कोई भी चीज़ वस्तु अगर कोई खरीदनी होती है तो वह प्लास्टिक की थैली में लिपटी हुई मिलती है। यही कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है और फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का जो निस्तारण है एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसा क्यों? वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे कि जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। लेकिन वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते, वे जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। बच्चों, हम एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि एक कागज़ का टुकड़ा है, वो अगर ज़मीन पे मिट्टी में दबा हुआ है, तो कुछ दिनों बाद वह जो कागज़ का टुकड़ा है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, यानी मिट्टी में मिल जाएगा। वह तो हो गया जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। लेकिन उसी जगह अगर एक प्लास्टिक की थैली है, वो प्लास्टिक की थैलियाँ जो है वो ज़मीन पर पड़ी हुई हैं, तो वह सालों साल तक नष्ट नहीं होती हैं। इसीलिए ये प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, यह जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों में आती हैं और इन्हीं पदार्थों से पर्यावरण प्रदूषित होता है। क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, इसीलिए यह पर्यावरण हितैषी नहीं है। यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है, तो यह पूर्णतया जलने में बहुत लंबा समय ले लेता है। इस प्रक्रिया में यह भारी मात्रा में विषैले धुएं व गैसों को उत्सर्जित करता है और हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? इसके लिए बच्चों हमें यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए। कपास या जूट के बने थैलों का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए हमें ध्यान रखना होगा बच्चों कि हम अपने दैनिक कार्यों में कम से कम इन पदार्थों का यूज़ करें। जैसे कि अब कभी हम अगर बाज़ार भी जाएं, तो हमें घर पे बने हुए कपड़े के थैले या फिर जो जूट की थैलियाँ हैं, इनको लेकर अपने साथ में जाना चाहिए। जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट को अलग-अलग इकट्ठा करना चाहिए और इनका अलग निस्तारण करना चाहिए। जैसे कि हमें अपने घर में गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग-अलग कचरा पात्रों में इकट्ठा करना चाहिए और इनका अलग से निस्तारण करना चाहिए। कुछ और तरीके भी हो सकते हैं बच्चों, जिनके द्वारा हम प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग को कम करने में सहयोग ले सकते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होता है, यानी कि इसको पिघलाकर इसको अन्य आकारों में यानी अन्य पदार्थों में बनाना और इसका बार-बार उपयोग करना। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। यह पुनः चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक भी इसमें मिला दिए जाते हैं। इससे पुनः चक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु सीमित हो जाता है। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में बच्चों हमें 5R सिद्धांत को हमेशा याद रखना चाहिए, यानी हमें प्लास्टिक से निर्मित इन वस्तुओं का कम से कम उपयोग करना चाहिए, यानी रिड्यूस। उसके बाद इनका हम बार-बार उपयोग कर सकते हैं, यानी रीयूज़। इन्हें पुनः चक्रित कर सकते हैं, यानी इनका रिसाइकिल करना और इनको पुनः प्राप्त करना, इनको रिकवर करना। और प्लास्टिक के उपयोग को हमको कम से कम इनका उपयोग करना है, यानी रिफ्यूज़ से नो यूज़ टू प्लास्टिक। इस प्रकार की आदतें हमें विकसित करनी चाहिए जो पर्यावरण के लिए हितैषी हों। क्या आपने बच्चों ऐसे कचरे का ढेर अपने आसपास अपने देखा होगा, जिसमें कि क्या होता है कि पशु विशेष रूप से गाय जो है वह कचरा खा रही होती हैं। ऐसा आपने अपने आसपास बहुत टाइम से देखा होगा। खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में ये जो पशु है, ये पॉलीथीन की थैलियाँ और खाद्य पदार्थों के रैपर भी निगल जाते हैं। क्या आप इनके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? यह जो प्लास्टिक पदार्थ हैं, ये पशुओं के श्वसन तंत्र यानी उनमें कंट्रोल उत्पन्न करते हैं या फिर ये इनके आमाशय में जमते जाते हैं और एक अस्तर बना देते हैं और इनके कारण इनकी मृत्यु तक भी हो सकती है।
लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन की जो थैलियां हैं वह नालियों को रोक देती हैं। कभी कभी हम बहुत अधिक लापरवाही दिखाते हैं और चिप्स, बिस्किट और अन्य खाद्य पदार्थों के रैपर को ऐसे ही सड़क पर या फिर पार्क में या फिर कहीं भी पिकनिक के स्थानों पर ऐसे ही फेंक देते हैं। ऐसा करने से पहले हमें सोचना चाहिए बच्चों, और एक सभ्य नागरिक बनने के कार्य हमेशा करने चाहिए। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील के बने भोजन रखने के डिब्बों का उपयोग हम कर सकते हैं। तो बच्चों, इस अध्याय में हमने सीखा कि संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक प्राकृतिक रेशों की भांति बहुत बड़ी इकाइयों से निर्मित होते हैं, जो कि बहुलक कहलाते हैं। बहुलक अनेक छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं, जबकि प्राकृतिक रेशे पौधों और पशुओं से प्राप्त होते हैं। संश्लेषित रेशे पेट्रो रसायनों के रासायनिक प्रक्रमण से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशों की भांति इन रेशों को भी कपड़ों के रूप में बुना जा सकता है। संश्लेषित रेशों का उपयोग घरेलू वस्तुओं जैसे कि रस्से, बाल्टियां, फर्नीचर, पात्र आदि से लेकर वायुयानों, जलयानों, अंतरिक्ष यानों, स्वास्थ्य सेवा आदि उच्च विशिष्टता वाले उपयोगों में किया जाता है। संश्लेषित रेशों के वृहत निर्माण हेतु उपयोग में लिए गए रसायनों के प्रकार के आधार पर उन्हें रेयॉन, नाइलॉन, पॉलीएस्टर और एक्रिलिक नाम दिए गए हैं। विभिन्न प्रकार के रेशे अपनी प्रबलता, जल अवशोषण क्षमता, दहन प्रकृति, मूल्य, चिर स्थायित्व आदि गुणों में परस्पर भिन्नता रखते हैं। आज प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। चाहे घर हो या बाहर, प्लास्टिक सभी और है। प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण हितैषी नहीं होते हैं। जलाने पर ये विभिन्न गैसें उत्पन्न करते हैं। वह भूमि पर डाल देने से इन्हें अपभ्रष्ट होने में कई वर्ष लग सकते हैं। ऐसा इनकी जैव अनिम्नीकरणीय प्रकृति के कारण होता है। हमें आवश्यकता है कि संश्लेषित रेशों और प्लास्टिक का उपयोग इस प्रकार करें कि हम उनके अच्छे गुणों का आनंद ले सकें और साथ ही सजीव समुदायों के पर्यावरणीय संकट को न्यूनतम कर सकें। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं जल्द ही विज्ञान के एक नए अध्याय के साथ।